नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा ज्ञान की दुनिया के यूट्यूब चैनल पर। हम लक्ष्मीकांत की सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमारा 7वें चैप्टर का 5वां पार्ट है। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। मूल अधिकारों के अपवाद आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कीजिएगा, उसमें भी पिछली वीडियो की लिंक लगी है, जितने 6 चैप्टर हैं। चलिए शुरू करते हैं मूल अधिकारों के अपवाद, टाइम न वेस्ट करते हुए। पहला पॉइंट पढ़ेंगे, संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों का व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 का विधियों की 5 श्रेणियों से व्यावृत्ति प्रदान करता है कि इन्हें अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधि के समक्ष क्षमता और विधियों की समान संरक्षण और अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्र सम्मेलन संरक्षण इत्यादि के संबंध में मूल अधिकारों की सुरक्षा द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती और अवैध नहीं ठहराया जा सकता। पहला पॉइंट देखेंगे, राज्य द्वारा संपदाओं का अधिग्रहण और संबंधित अधिकार। दूसरा पॉइंट देखेंगे, राज्य द्वारा संपत्ति के प्रबंधन का दायित्व संभालना। तीसरा पॉइंट देखेंगे, निगमों एवं सम्मिश्रण। चौथा पॉइंट, निगमों के शेयरधारकों या निदेशकों के अधिकारों का पुनर्निर्धारण या समाप्ति। पांचवा पॉइंट देखेंगे, खनन पट्टे और पुनर्निर्धारण या उनकी समाप्ति। आप लोग एक बार अपनी किताब से पढ़ के दोबारा ही इस वीडियो पे आइएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ये वीडियो सिर्फ रिवीजन पर्पस से बनाई जा रही है। चलिए देखते हैं, अनुच्छेद 31 का राज्य को न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति प्रदान नहीं करता है जब इसे राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा गया हो और इसे सहमति प्राप्त हो गई हो। चलिए आगे देखते हैं। यह अनुच्छेद इस बात की भी व्यवस्था करता है कि राज्य अधिग्रहित ऐसी भूमि की जिसका उपयोग कोई व्यक्ति संविधिक निर्धारित सीमा के अंदर और फसल उत्पादन के लिए कर रहा होगा, बाजार मूल्य के अनुसार क्षतिपूर्ति देगा। दूसरा पॉइंट देखेंगे, कुछ अधिनियमों एवं विनियमों का विधमान्यकरण। चलिए देखते हैं, अनुच्छेद 31 खा 9वीं अनुसूची में उल्लेखित अधिनियमों एवं नियमों को व्यावृत्ति प्रदान करता है। इस तरह अनुच्छेद 31 खा का क्षेत्र 31 का से ज्यादा विस्तृत है। अनुच्छेद 31 खा 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी विधि को सभी मूल अधिकारों से उन्मुक्ति प्रदान करता है, फिर चाहे विधि अनुच्छेद 31 का में उल्लेखित 5 श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत हो या नहीं। यद्यपि आईआर कोहेलो केस में उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विधियों को न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। न्यायालय ने कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान को मूल विशेषता संविधान की मूल विशेषता है, माफ कीजिएगा, संविधान की मूल विशेषता है और किसी विधि को 9वीं अनुसूची के अंतर्गत रखें, इसकी यह विशेषता समाप्त नहीं की जा सकती। इसने निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विधियों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है यदि वे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 या इसके मूल रूप या मूल विशेषताओं का उल्लंघन करती हो। 24 अप्रैल 1973 को उच्चतम न्यायालय ने पहली बार केशव नंद भारतीय मामले में अपने ऐतिहासिक फैसले में संविधान के मौलिक ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। मूलतः 1951 में 9वीं अनुसूची में सिर्फ 13 नियमों और विनियमों को रखा गया था, लेकिन इस समय वर्ष 2019 तक इसकी संख्या 242 हो गई, माफ कीजिएगा 282 हो गई। इनमें राज्य विधानमंडल के अधिनियम एवं विनियम हैं जो भू आधार में संबंधित हैं तथा जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना और संसद के कार्य क्षेत्र के अन्य मामले शामिल हैं। तीसरा पॉइंट, कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति है। 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा तथा समाहित अनुच्छेद 31 को निम्नांकित 2 उपबंध दिए गए हैं। पहला उपबंध देखें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जितनी भी पुरानी 6 चैप्टर की वीडियो हैं सभी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी है, उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किए गए हैं लक्ष्मीकांत के 6 चैप्टर। चलिए 7वें चैप्टर के 5वें पार्ट में 5 मिनट माफ कीजिएगा, पहला पॉइंट देखते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। पहला पॉइंट देखेंगे, कोई भी कानून जिसमें अनुच्छेद 39 खा अथवा क्लोज गा में विनिर्दिष्ट समाजवादी निदेशक सिद्धांतों को लागू करने की मांग की गई है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और समान कानूनी संरक्षण होंगे। यह वीडियो सिर्फ रिवीजन पर्पस से बनाई गई है। आप लोग एक बार किताब से जरूर पढ़िएगा और रिवीजन किताब से पढ़ने के बाद वीडियो से रिवीजन सुन बस लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अथवा अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति सभा करने देश भर में घूमने आदि के संबंध में 6 अधिकारों की रक्षा द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अमान्य घोषित नहीं होगा। खा नंबर यानी दूसरा पॉइंट देखेंगे, कोई भी विधि जो यह घोषणा करे कि यह किसी नीति को प्रभावी करने हेतु है, उसे किसी भी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि
यह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करता। केशवानंद भारतीय मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय ने उपयुक्त अनुच्छेद 31 के द्वितीय प्रावधान को संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता न्यायिक समीक्षा के आधार पर गैर संवैधानिक बताया गया। हालांकि अनुच्छेद 31 के पहले प्रावधान को संवैधानिक एवं वैध माना गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में अनुच्छेद 31 को उपयुक्त पहले प्रावधान के क्षेत्र में न केवल अनुच्छेद 29 क्लोज ख या क्लोज ग में बल्कि संविधान के भाग 4 में वर्णित किसी निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए किसी विधि की अपनी संरक्षा यानी रक्षा संरक्षा में सम्मिलित कर विस्तृत किया। हालांकि इस विस्तार को उच्चतम न्यायालय द्वारा मिनवरा मिल्स मामले 1980 में असंवैधानिक एवं अवैध घोषित किया गया। चलिए देखते हैं मूल अधिकारों की आलोचना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मेंस की दृष्टि से इसमें कुछ पॉइंट प्रयोग कर सकते हैं अगर क्वेश्चन आता है तो। चलिए शुरू करते हैं मूल अधिकारों की आलोचना। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों की व्यापक एवं मिश्रित आलोचनाएं भी हुई। आलोचकों का तर्क इस प्रकार है। व्यापक सीमाएं या असंख्य अपवाद प्रतिबंधों, गुणों एवं व्याख्याओं के विषय में इस तरह आलोचकों ने इस बात तक उल्लेख किया है कि एक तरफ तो संविधान मूल अधिकारों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है, आप लोग मेंस में इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से केवल एक बार सुनिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ तो संविधान मूल अधिकार प्रदान करता है और दूसरी तरफ उन्हें छीन लेता है। जसपत राय कपूर इस संबंध में कहते हैं, मूल अधिकारों के भाग को इस तरह कहा जाना चाहिए। चलिए देखते हैं जसपत राय कपूर ने क्या कहा। मूल अधिकारों की सीमाएं या मूल अधिकार एवं उनमें निहित सीमाएं। चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट। कोई सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार नहीं है। इनको आप मेंस में जरूर प्रयोग कीजिएगा अगर प्रश्न आते हैं तो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये वनडे एग्जाम की दृष्टि से इसमें से कुछ आप लोग अगर पेपर देंगे तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन फंस सकते हैं। मैं इतनी गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप लोगों ने एक बार किताब पढ़ा होगा तो ये वीडियो आप लोगों खास आप ही लोगों के लिए है। और जो सोच रहे हैं कि हम सिर्फ वीडियो से कवर करके पेपर निकाल लेंगे, यूपीएससी इतनी आसान लेवल का पेपर नहीं होता। समझ में आई बात? चलिए दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। कोई सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार नहीं है। यह सूची व्यापक नहीं है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक अधिकारों या उल्लेख है। इसमें महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं है, जैसे सामाजिक सुरक्षा। माफ कीजिएगा, मोबाइल थोड़ा हिल रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे सामाजिक सुरक्षा का आर्थिक काम का अधिकार, रोजगार का अधिकार, विश्राम एवं सुविधा का अधिकार आदि। ये अधिकार उन्नत लोकतांत्रिक देशों के नागरिकों को प्राप्त है। सामाजिक संविधानों जैसे रूस एवं चीन में ऐसे अधिकारों की व्यवस्था है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहे हैं आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, स्पष्टता का अभाव। इनकी व्याख्या अस्पष्ट, अनिश्चित एवं धुंधली है। कई अभिव्यक्तियां एवं शब्द जैसे लोक व्यवस्था, अल्पसंख्यक, उचित प्रतिबंध, सार्वजनिक हित आदि सही व्याख्यायित नहीं है। इसको समझाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह आम आदमी के समझने के लिए काफी जटिल है। ऐसा आरोप भी लगाया जाता है संविधान आम आदमी की समझने की बात नहीं है। इसलिए इस संविधान में कुछ आप लोग समझ सकते हैं जिन्होंने एक बार किताब पढ़ी होगी। चलिए शुरू करते हैं। हम कहाँ पर थे? समझने के लिए काफी जटिल है। ऐसे आरोप भी लगाया जाता है कि संविधान को वकीलों के लिए बनाया जाता है। सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों के लिए स्वर्ग की संज्ञा दी है। देखिए ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था। ये वनडे एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन, हाईलाइट कर लीजिएगा अगर आपके पास किताब हो तो। वनडे एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी यूपीएससी के लिए तो ये आलोचनाएं काफ़ी हैं। आलोचनाएं पूरी मतलब पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोगों ने एक बार नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए किताब से जरूर एक बार पढ़ के इस वीडियो में रिवीजन के लिए आइएगा। फालतू इस वीडियो में मत कूदिएगा कि समय बर्बाद हो। मैं आप लोगों को समय बर्बाद नहीं करना चाहता। चलिए शुरू करते हैं। चौथा पॉइंट, स्थायित्व का अभाव। माफ कीजिएगा, स्थायित्व का अभाव ये अलंघनीय है और अपरिवर्तनीय नहीं है। जैसे कि संसद इनमें कटौती कर सकती है या समाप्त कर सकती है। उदाहरण के लिए संपत्ति के मूल अधिकार को 1978 में समाप्त कर दिया गया। यह संसद में बहुमत वाले राजनीतिज्ञों का एक हथियार है। न्याय क्षेत्र द्वारा बनाया गया मूल ढांचे का सिद्धांत जिसमें मूल अधिकारों में कटौती या उनको समाप्त करने के संसद में अधिकार की सीमाएं निहित हैं। चलिए पांचवा पॉइंट देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचनाएं चल रही हैं संविधान की दृष्टि से, संविधान मूल अधिकारों की दृष्टि से। ये मेंस में प्रयोग कर सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। कोई फालतू की बात नहीं कह रहा हूँ। जो पढ़ते हैं उन्हें पता है क्या पढ़ाई हो रही है, कितने महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहे हैं। पांचवा पॉइंट देखेंगे। आपातकाल के दौरान स्थगन। राष्ट्रीय आपातकाल के समय इनके क्रियान्वयन को स्थगन केवल अनुच्छेद 20 और 21 के हैं। इन अधिकारों पर एक और प्रतिबंध
प्रतिबंध है। यह व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ों को दुर्बल करती है तथा करोड़ों निर्दोष लोगों के अधिकारों को समाप्त करती हैं। आलोचकों के अनुसार मूल अधिकार को हमेशा रहना चाहिए, चाहे वह आपातकाल हो या सामान्य स्थिति। महंगा उपचार, छठा पॉइंट पढ़ेंगे, महंगा उपचार। न्यायपालिका को इन अधिकारों की रक्षा एवं विधानमंडल व कार्यपालिका द्वारा इस पर हस्तक्षेप के विरुद्ध जिम्मेदार बनाया गया, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया आम आदमी के लिए काफी खर्चीली है। इसलिए आलोचकों का कहना है कि भारतीय समाज में अधिकार सुविधा मूलतः धनाढ़ लोगों के लिए ही हैं, यानी अमीर लोगों के लिए हैं। इनके कहने का मतलब ये है धनवान लोगों के लिए हैं, मध्यम वर्गीय के लिए महंगा उपचार इसमें नहीं। महंगा उपचार मतलब मध्यम वर्गों के लिए, गरीब लोगों के लिए नहीं है, इनका ये कहना है। और ये भी कहते हैं कि ये जो महंगा उपचार संविधान में अधिकार दिया गया है, ये अधिकार आप लोगों को, ये अमीरों के लिए है, लेकिन ये उनके ऊपर डिपेंड करता है जो संविधान का पालन करवाते हैं, जो उस कानून के द्वारा कानून चलाते हैं, मतलब कानून को बनाते हैं या संशोधन करते हैं, उनके ऊपर, हमारे नेताओं के ऊपर डिपेंड है कि महंगा उपचार को कैसे निर्वहन करना है। मतलब वही समझ लीजिए कि अमीर लोगों के लिए ये उपचार है, ऐसा कुछ विशेषज्ञों का कहना है आलोचना में, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आलोचनाएं हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि ये सत्य है, आलोचना कर रहे हैं। बाकी संविधान बहुत ही प्यारा, बहुत ही निराला है हमारा संविधान, बस चलाने वाले के हाथ में है संविधान कैसे चलाया जा रहा है, संविधान को कैसे देखा जा रहा है। चलिए देखेंगे 7वां पॉइंट, निवारक निरोध। आलोचकों का मत है कि निवारक निरोध का उपबंध अनुच्छेद 22 मूल अधिकारों की मुख्य भावना से इसे दूर करता है। यह राज्यों को मनमानी शक्ति प्रदान करती है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नकारती है, या इस आलोचना को न्यायोचित ठहराती है कि भारत का संविधान व्यक्तिगत अधिकारों की तुलना में राज्य के अधिकारों की ज्यादा व्यवस्था करता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में निवारक निरोध को भारत की तरह संविधान का आंतरिक भाग नहीं बनाया गया है। 8वां पॉइंट देखेंगे, प्रतिमान दर्शन नहीं है। माफ कीजिएगा, 8वां पॉइंट देखेंगे, प्रतिमान दर्शन नहीं। कुछ आलोचकों के अनुसार मूल अधिकारों पर पाठ किसी दार्शनिक सिद्धांत की उपज नहीं है। सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है कि मूल अधिकारों को किसी प्रतिमान दर्शन के आधार पर घोषित नहीं किया गया है। आलोचक कहते हैं कि यह उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के लिए मूल अधिकारों की व्याख्या में कठिनाई उत्पन्न करता है। मूल अधिकारों का महत्व देखेंगे, अभी तक हम आलोचनाएं पढ़ रहे थे, अब महत्व को देखेंगे, क्या है मूल अधिकारों के महत्व, दोनों ही बताए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं टाइम न वेस्ट करते हुए। उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद निम्नलिखित मामलों में मूल अधिकार महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट देखेंगे, ये देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करते हैं, लेकिन हमें लग रहा है ऐसा नहीं हो सकता। आज ये लोकतंत्र राजतंत्र बनने के कगार पर खड़ा है। हम सत्य कह रहे हैं, सत्य कहना कोई गलत बात नहीं है। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं, फालतू की बात न करते हुए। दूसरा पॉइंट देखेंगे, यह व्यक्ति की भौतिक एवं नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थिति उत्पन्न करते हैं। तीसरा पॉइंट देखेंगे, यह व्यक्तिक स्वतंत्रता के रक्षक हैं। चौथा पॉइंट देखेंगे, वे देश में विधिक के शासन के लिए स्थापना करते हैं। 5वां पॉइंट देखेंगे, ये अल्पसंख्यकों एवं समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं। 6वां पॉइंट देखेंगे, ये भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष छवि को बल प्रदान करते हैं। 7वां पॉइंट देखेंगे, यह महत्व है संविधान का। हमारे भारतीय संविधान बड़ा प्यारा है, आप लोगों को समझ में आएगा। इसका प्रयोग करके हम अच्छे को ढेर कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे थानेदार हो या हवलदार हो। समझ में आई बात? इसलिए संविधान को पढ़ना जरूर। 7वां पॉइंट देखेंगे, ये सरकार के शासन की पूर्णता पर नियंत्रण करते हैं। 8वां पॉइंट, ये सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय की आधारशिला है। 9वां पॉइंट, ये व्यक्तिगत सम्मान को बनाए रखना सुनिश्चित करते हैं। 10वां पॉइंट देखते हैं क्या है, 8वां पॉइंट तो पढ़ ही चुके हैं ना। 10वां पॉइंट देखेंगे, ये लोगों को राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रणाली में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं। भाग 3 के भाग 3 के जो बाहर अधिकार हैं, हम उनको पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। आगे आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए भाग 3 में सम्मिलित मूल अधिकारों के अतिरिक्त माफ कीजिएगा, भाग 3 के फिर से देखेंगे। भाग 3 में सम्मिलित मूल अधिकारों के अतिरिक्त संविधान के कुछ अन्य भागों में अन्य अधिकार वर्णित हैं। इन अधिकारों को संवैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार या गैर मूल अधिकार भी कहा जाता है। ये अधिकार कौन कौन से, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट देखेंगे, विधि के प्राधिकरण के बिना किसी कर को अधिरोपित या संग्रहित ना किया जाना। भाग 12 में अनुच्छेद 265 में दिया गया है। साथ आर्टिकल भी कवर हो रहे हैं, भाग भी कवर हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे क्या है, माफ कीजिएगा मोबाइल थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, थोड़ा हिल जाता है, तो आप लोग उसको इग्नोर कर दीजिएगा। छोटी छोटी दिक्कतों को आप लोग इग्नोर करते चलिएगा, तभी आप लोगों को सफलता मिलेगी। दूसरा पॉइंट देखेंगे, ये सब छोटी दिक्कतें हैं, इनको ध्यान न देते हुए चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। विधि के प्राधिकरण के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित ना किया जाना। भाग 13 में अनुच्छेद 300 का में दिया हुआ है। तीसरा पॉइंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये क्या पढ़ रहे हैं हम, भाग 3 के बाहर के अधिकार पढ़ रहे हैं।
चलिए देखते हैं तीसरा पॉइंट, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार वाणिज्य और समागम आबाद होगा। भाग 13 में अनुच्छेद 301 में दिया गया। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लास्ट पार्ट में चल रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट चल रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम स्पेक्ट्रम की क्लास ला सकें, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री की क्लास ला सकें। बहुत ही महत्वपूर्ण इस चैनल पर क्लासें आने वाली हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया शानदार क्लासें आने वाली हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे चलिए कुछ बातें ही कर लेते हैं, इतनी देर पढ़ना थोड़ा सा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बोर्ड पे यही चीज़ लिख के पढ़ाऊंगा, बोलूंगा और सामने भी आऊंगा किसी दिन आऊंगा, सामने भी आऊंगा, बोर्ड पे यही चीज़ पढ़ाऊंगा, लिख के पढ़ाऊंगा, उसमें टाइम भी ज़्यादा जाएगा, इसलिए सीधे किताब से पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँ तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगर आप लोग ये भी चाहते हैं कि स्पेक्ट्रम एनसीईआरटी सभी क्लासें आए तो कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर 50 सब्सक्राइबर का, यानी मान लीजिए 8 सब्सक्राइबर का, अभी 12 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 8 सब्सक्राइबर का टारगेट आप लोग पूरा कर दीजिए, मैं बोर्ड पे भी आ जाऊंगा। हिस्ट्री, एनसीईआरटी सभी की क्लासें आपको इस चैनल पे, शिक्षा ज्ञान की दुनिया के चैनल पे आप लोगों को मिल जाएंगी। इसलिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक बार अगर आप लोगों ने अपने मन से किताब को नहीं पढ़ा है तो पढ़ के इस वीडियो में आइएगा, मैं फालतू आप लोगों को समय नहीं बर्बाद करूंगा, पढ़ के जरूर आइएगा इस वीडियो में। चलिए देखते हैं टाइम वेस्ट करते हुए। यद्यपि उपयुक्त अधिकार समान रूप से न्यायोचित हैं, पर यह मूल अधिकारों से भिन्न है। मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर दुखी व्यक्ति अनुच्छेद 32, जो कि स्वयं में मूल अधिकार है, के अंतर्गत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चल रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहे हैं। परंतु उपयुक्त, चलिए आगे देखते हैं। परंतु उपयुक्त अधिकारों के उल्लंघन के मामले में व्यक्ति इस संवैधानिक उपचार को प्रयुक्त नहीं कर सकता। वह सामान्य मुकदमों या अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार के तहत केवल उच्च न्यायालय में जा सकता है। आइए इनको पढ़ें, उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने जितनी भी बातें कही हैं फर्जी नहीं कही हैं, ये आने वाले समय में आपको इस चैनल पे दिखेगा। अगर आप लोग 20 सब्सक्राइबर यानी 12 सब्सक्राइबर हैं अभी, अगर आप लोगों ने 8 सब्सक्राइबर का टारगेट और पूरा कर दिया तो इसमें हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम, जितनी भी यूपीएससी लेवल की, एडवांस लेवल की, एनसीईआरटी, पॉलिटी, जियोग्राफी जितनी भी है मैप द्वारा मैं समझाऊंगा और सीधे बोर्ड पे आऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँ तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और लोगों तक, मैं नहीं चाहता कोई और पढ़े, लेकिन आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि आप कुछ और लोगों का भी भला हो। अगर जो लोग, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, आप पढ़ेंगे, बहुत पढ़ लिया, आगे भी पढ़ेंगे, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। अगर हम लोग ये सोचेंगे कि खुद ही सफल हो जाए तो ऐसा नहीं होता। जो दूसरों को लेके सफल करता हुआ खुद को सफल करता है, जो, ध्यान से सुनिएगा मैं जो कह रहा हूँ, जो दूसरों को साथ लेके जो सोचेगा कि वो भी सफल हो जाए, तो वो जो सोच रहा है कि दूसरा भी सफल हो जाए तो खुद अपने आप सफल होने के कगार पर, लास्ट लाइन पर, बशर्ते मेहनत उतनी होनी चाहिए। यूपीएससी इतना आसान पेपर नहीं होता जितना लोग समझते हैं। इंटर के बाद आते हैं तुरंत चालू हो जाते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। आप लोग जो ग्रेजुएशन में हैं, जो अभी फाइनल ईयर में हैं, वो कायदे से तैयारी कर सकते हैं, और जो इंटर लेवल पे हैं, जो अभी इंटर का पेपर देंगे, वो यूपीएससी की तैयारी अभी ना करें, इंटर का पेपर पहले दे दें, फिर ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर से तैयारी शुरू करिएगा। बहुत ही लास्ट चांस होते हैं सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर से कोई तैयारी मत, फर्स्ट ईयर में एंजॉय करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेकंड ईयर से तैयारी करिएगा। फाइनल ईयर तक आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी और 6-7 महीने में जितना रिवीजन करना होगा उतना रिवीजन कर दीजिएगा। फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाता है, मई जून में प्रीलिम्स हो जाता है, सितंबर अक्टूबर नवंबर में मेंस हो जाता है, फिर जनवरी में इंटरव्यू हो जाता है। जनवरी में क्या वही प्रोसेस चलता है। फाइनल रिजल्ट में आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा। सोचिए वो दिन कैसा शानदार होगा जब आपका यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट में रैंक तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो आपके हाथ में, आप लोग कैसी मेहनत करते हैं। समझ में आई बात? चलिए अब टाइम वेस्ट करते हुए आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट करने में टाइम भी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तालिका 7.4 देखेंगे। मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद एक नज़र में देखेंगे। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा दी हुई है, ठीक है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी हुई है। अनुच्छेद 13 में विषय एवं वस्तु देखेंगे। अनुच्छेद 13 में कानून जो मूल अधिकारों के प्रति असंगति अथवा प्रतिष्ठापूर्ण होता है, समता का अधिकार देखेंगे। अनुच्छेद 14 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद चल रहे हैं, ठीक है, इनको ध्यान से पढ़िएगा। बहुत ये कोई टेबल जो बनती है, टेबल कोई आसान, मतलब टेबल कोई ऐसे ही नहीं बना दिया होगा, कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा और एक बार किताब पढ़ के आइएगा। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 14 में क्या दिया है? समता के अधिकार में अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष सभी समान होते हैं, यानी कानून के समक्ष कोई भी बड़ा नहीं होता, सब समान होते हैं, चाहे वो जिले का कप्तान हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे जो, सब कानून के समक्ष समान होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 15 धर्म, प्रजाति एवं नस्ल, जाति, लिंग तथा, माफ कीजिए मोबाइल थोड़ा टेढ़ा हो रहा है क्योंकि हाथ से पकड़ पढ़ाना पड़ रहा है, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। यानी कोई भी व्यक्ति हो, धर्म, प्रजाति यानी जाति, नस्ल किसी भी नस्ल का हो, यानी जैसे मतलब कोई भी हो, ऑलरेडी एवरीबॉडी 1 2 3 जो भी हो, A to Z, जाति किसी भी जाति, लिंग यानी महिला या पुरुष या अन्य होते हैं जो, ठीक है, और जन्म स्थान जहाँ पे उसका स्थान, जन्म स्थान हो, उसके आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये चाहे ये किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 15 के तहत। चलिए अनुच्छेद 16 को देखते हैं। सार्वजनिक रोजगार के मामलों के अवसर की समानता, यानी सार्वजनिक रोजगार, जैसे
सार्वजनिक मेला रोजगार हो गया, उसमें कोई ऊंच नीच, कोई महिला पुरुष का भेदभाव नहीं होगा, सभी को सामान्य रोजगार मिल सकता है, ऐसा इसमें दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 17 को देखेंगे, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत मान के चलिए अंत होता, उन्मूलन। ठीक है, माफ कीजिएगा। 18 देखेंगे, उपाधियों का उन्मूलन। स्वतंत्रता का अधिकार देखेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार देखेंगे, अनुच्छेद 19 में दिया गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों का संरक्षण, यानी किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित कोई, आज आ रहे हैं किसके कारण, कौन से आर्टिकल के कारण, आर्टिकल 19 के कारण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधित ये रक्षा करता है। हम स्वतंत्र हैं, आज कहीं भी आ जा सकते हैं, बोल भी सकते हैं, मतलब कुछ कह भी सकते हैं। इसके लिए आर्टिकल 19 हमें स्वतंत्रता और उसकी रक्षा करता है। समझ में आएगा। चलिए, अपराधों के लिए दोष सिद्ध का संरक्षण, अनुच्छेद 20। आर्टिकल 21 जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल माफ कीजिएगा, देखेंगे इसको, आर्टिकल 21 शिक्षा का अधिकार। एक बार देख लेना इसको। ठीक है, एक बार आप लोग समझ, आगे बढ़ेंगे हम। आर्टिकल 22 को देखेंगे, कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरुद्धता से संरक्षण, यानी कुछ मामलों में अनुच्छेद 22 संरक्षण देता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार देखेंगे, आर्टिकल 23, वो सही था, आर्टिकल 21 शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, वो कंफ्यूज कर रहा था। चलिए देखेंगे, शिक्षा का अधिकार है सभी को, आर्टिकल 21 के तहत कोई भी वो भेदभाव नहीं हो सकता। चलिए आगे देखेंगे, आर्टिकल 23, मानव दुर्व्यापार या बलात्श्रम से संरक्षण। जिन्होंने मेरी 7वें चैप्टर की चौथे पार्ट की वीडियो नहीं देखी है, उनको ये कुछ समझ में नहीं आएगा, पहले सुन लीजिए। चूंकि आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम से संरक्षण को मैंने बिल्कुल डिटेल से कवर किया है चौथे पार्ट में 7वें चैप्टर के। कोई मैं फालतू की चीज नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। 24वां आर्टिकल 24, कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध, यानी बड़े कारखानों जैसे सीमेंट के कारखाना हो गया, ठीक है, लोहा फैक्ट्री हो गई, इनमें बच्चों का यानी 18 वर्ष से कम उम्र, यानी 14 वर्ष से कम उम्र का, गलत जानकारी नहीं है, सुन लीजिएगा। ठीक है, 14 वर्ष या 18 वर्ष मान के चलिए, उनसे कम उम्र के बच्चों का कारखाने में बच्चों का रोजगार निषेध है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता देखेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता यानी किस तरह की धार्मिक स्वतंत्रता, सभी प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता। जैसे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हमारे देश में सभी प्रकार के धर्मों की स्वतंत्रता है कि वो अपना पूजा पाठ कर सकते हैं। समझ में आई बात। लेकिन आजकल तो केवल, अब क्या बोले, कुछ नहीं बोल सकते, बोलेंगे तो बहुत ज्यादा बोल जाएंगे। आर्टिकल 25, अंतःकरण तथा धर्म के प्रकटन अभ्यास एवं प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 देता है। ठीक है, धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 26 देता है। चलिए जल्दी से कवर करते हैं, डिटेल में मैंने पीछे कवर कर दिया चौथे पार्ट में 7वें चैप्टर के, तो आप लोग देख लीजिएगा, मैं डिटेल में नहीं बोलूंगा, सिर्फ पढ़ूंगा। आर्टिकल 27, किसी निषेध धर्म और प्रोत्साहित करने के लिए कर भुगतान की स्वतंत्रता। आर्टिकल 28, कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक निर्देशों अथवा धार्मिक उपासना के लिए उपस्थित होने की स्वतंत्रता। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। आर्टिकल 29, अल्पसंख्यकों के हितों में संरक्षण। आर्टिकल 30, अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्थान खोलने एवं चलाने का अधिकार। आर्टिकल 31, संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण निरस्त कर दिया गया, संपत्ति का अधिकार निरस्त कर दिया गया, आर्टिकल 31 को निरस्त कर दिया। आर्टिकल 31A, संपदा का कुछ कानूनों की सुरक्षा है। आर्टिकल 31 है, संपदा के अधिग्रहण के लिए कानून की रक्षा। आर्टिकल 31B, कुछ अधिनियमों एवं विनियमों की वैधता। आर्टिकल 31C, नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रभाव डालने वाले कानूनों की सुरक्षा। ठीक है, DPSP, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण। आर्टिकल 31D, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से संबंधित कानूनों की सुरक्षा निरस्त कर दी गई, आर्टिकल 31D को। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार देखेंगे, आर्टिकल 32, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने से संबंधित उपचार। आर्टिकल 32(1). ठीक है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत राज्य कानूनों की संवैधानिक वैधता का विचार नहीं है, निरस्त कर दिया गया। आर्टिकल 33, इस भाग द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को संशोधित करने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 34, इस भाग द्वारा प्रदत्त पर उन स्थितियों में रोक जबकि किसी स्थान पर सैन्य शासन लगा हो। आर्टिकल 35, इस भाग को प्रावधानों को प्रभावी बनाने संबंधी विधान। देखिए, मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कर दिया। अगर आप लोगों ने एक बार किताब से नहीं पढ़ा है तो जाकर एक बार किताब से पढ़िएगा, तब इस वीडियो को देखिएगा। क्या सुन लीजिएगा, देखना नहीं है, लगा के 1 घंटे सुन लीजिएगा, जितनी भी वीडियो बनाई गई है लगा के बस एक बार सुन डालिएगा, तो आप लोगों का काम हो जाएगा। इसमें मेरा फायदा कुछ नहीं, मैं तो गला फाड़ ही रहा हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूँ, मेरा मतलब है। ठीक है, जिनके पास किताब नहीं, उनकी तो मजबूरी है, भाई, वो तो देखेंगे ही भाई। जिनके पास किताब है उनको पढ़ना हो, पढ़े, नहीं तो जाए, और क्या कर सकते हैं। टिप्पणी एवं संदर्भ, माफ कीजिएगा, कुछ ज़्यादा ही बोल जाता हूँ मैं। अब सोचिए, जब मैं बोर्ड में आऊँगा, सामने आऊँगा, कितना ज़्यादा बोलूँगा। टिप्पणी एवं संदर्भ। मैग्ना, पहला पॉइंट पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में समंतों के दबाव में जारी किया गया। यह नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र है। दूसरा पॉइंट, केशवानंद टिप्पणी है ये। ठीक है, दूसरा पॉइंट, केशवानंद, भारतीय बनाम, केरल राज्य, 1973। तीसरा पॉइंट देखेंगे, विधि के समक्ष क्षमता के संबंध में डाइसी महसूस करते हैं कि कानून में
ऊपर कोई व्यक्ति, कानून से ऊपर, माफ कीजिए, कानून के से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई व्यक्ति चाहे वह किसी श्रेणी या स्थिति का हो, उसे भी साधारण कानून बनाने के तहत उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। कोई भी अधिकारी, प्रधानमंत्री से लेकर कांस्टेबल तक, यह एक कर संग्राहक तथा कानून के समक्ष सभी समान नागरिक हैं। समझे कि नहीं समझे? जो आजकल युवा नेता बन के चले जाते हैं कहीं भी, ठीक है, वो कानून के समक्ष सभी समान है, ये भी समझ लीजिए। चाहे वो दरोगा हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कांस्टेबल हो, ठीक है। जो कांस्टेबल बन के आपकी 2000 वो माफ कीजिएगा 60,000 कुछ भारतीय निकली थी कांस्टेबल की, वो लोग रील बना डाल रहे हैं, कॉप कर रहे हैं, कांस्टेबल हुए हैं, ये तो है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। माफ कीजिए, किसी को हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, बता रहा हूँ ऐसे कि कानून के समक्ष सभी समान है। एवी डाइसी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैकमिलन, प्रकाशन 1931, संस्करण पृष्ठ, ये क्या पढ़ गया, हाँ वही है, पृष्ठ 183 191। ये किताब का छपा हुआ मैं पढ़ गया, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, इसके लिए सॉरी आप लोगों से। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, पुरानी वीडियो नहीं देखी है, सभी वीडियो को जरूर विजिट कीजिएगा। और मैं महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कर चुका हूँ, ठीक है। ये विश्लेषण मैंने कर दिया, आर्टिकल 29, आर्टिकल 25, आर्टिकल 23, आर्टिकल 21, शिक्षा का अधिकार भी मैंने कवर किया, ठीक है, 21 का, ठीक है। और भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किए हैं 7 चैप्टर के। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके 8 सब्सक्राइबर यानी 20 सब्सक्राइबरों का टारगेट पूरा कर दीजिएगा, तो मैं स्पेक्ट्रम की हिस्ट्री क्लास शुरू कर दूंगा। हिस्ट्री क्लास आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं, एनसीईआरटी भी पढ़ना चाहते हैं, और अगर चाहते हैं कि मैं आपके सामने आऊँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे। वीडियो में कमेंट करके जरूर जाइएगा वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये 7वां चैप्टर है, देख लीजिए, मैं झूठे बोल रहा हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या बोल रहे हैं। चलिए दिखा ही देता हूँ 7वां चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है। देखिए 7वां चैप्टर कंप्लीट हो चुका है 5 पार्ट में, ठीक है। जितने भी पार्ट हैं, पिछले जितने भी चैप्टर मैंने कवर किए हैं, ये देखिए 6 चैप्टर भी कवर हो चुका, नागरिकता, सिटीजनशिप भी कवर कर दीजिए, हाँ। और इसमें पूरी लक्ष्मीकांत कवर होगी, ये नहीं आधा अधूरा लोग छोड़ देते हैं, मैं पूरा कवर करूंगा। बस इसे गुप्त रखिए, किसी को बताइएगा नहीं तो मेरे चैनल पर स्ट्राइक आ जाएगा, फिर आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत होगी, ठीक है। 4था चैप्टर, ये 3रा चैप्टर, चूंकि अगर ये चैनल आगे बढ़ेगा तो कुछ लोग जल जाएंगे। संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर 2, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी मैंने खत्म कर दी है, ये देखिए कहाँ गया। 7 चैप्टर आप लोगों की कृपा से, आप लोगों की दया से मैंने कंप्लीट कर दिए हैं इस चैनल पे, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है भैया इसमें, समझ में आई बात। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम, बाकी सभी एडवांस बुक, ऐतिहासिक, ये देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो कि पहले चैप्टर था, हमने शुरू किया था पहले चैप्टर से लक्ष्मीकांत की। अब तो बहुत समय हो चुका है शुरू किए हुए, लगभग 1 महीने बीत रहा है, 1 महीने में 7 चैप्टर कंप्लीट, सोचिए कितना फास्ट काम चल रहा है इस चैनल पे, ठीक है। आप लोग इस चैनल को सारा प्यार दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। और एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने मन से किताब को नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और जब तक आप लोग खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लोग चाहे जितनी वीडियो सुन लें, कोई फायदा नहीं होगा। ये आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर विजिट करने के लिए और चैनल को देखने के लिए। चैनल की सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को मिल जाएंगी। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर विजिट करिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को कुछ समझ में आए। और एक बार किताब जरूर पढ़ लीजिएगा, मेरा ये अनुरोध है आप सभी लोगों से। किताब जब तक खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ में आना कम है। ये सभी कुछ मैंने खत्म किया है, देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, अधिकार परीक्षा हो गया, परमादेश हो गया, ठीक है, विट प्रकार एवं क्षेत्र भी कवर कर दिया है, हाँ ठीक है। ये सब आप ही लोगों के लिए, मेरे लिए तो कुछ नहीं है। मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों को फायदा हो जाए, इसलिए वीडियो बनाना शुरू किया। अब आप लोग इस चैनल को इतना प्यार दीजिए कि लोगों को पता चले कि इस चैनल पर भी बेहतरीन कंटेंट अपलोड हो रहा है, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोग चाहते हैं स्पेक्ट्रम मान के चलिए स्पेक्ट्रम की हिस्ट्री किताब से पढ़ाना शुरू करो, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और एनसीईआरटी की भी बुक चाहते हैं पढ़ना तो बता दीजिएगा। वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए। एक बार सभी लोग नारा लगाएंगे, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।